नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। कल 19 अप्रैल है और कल पहले चरण का मतदान होगा। पूरे देश की बात करें तो 102 सीटों पर मतदान होने वाला है, यानी कि हम नई सरकार चुनने की तरफ बढ़ेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीटों पर वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन पे वोटिंग होनी है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने पहले चरण की सभी वोटों की तैयारी कर ली है और अपील की है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। और 2024 में ये जो चुनाव होने जा रहा है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के लिहाज से भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद अब 2024 में 21 राज्यों की 21 राज्य हैं टोटल मिलाकर, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें सामान्य कैटेगरी में 73 है, एसटी में 11 हैं और एससी में 18 हैं, और 92 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगा। अरुणाचल और सिक्किम में राज्य विधानसभा चुनाव भी साथ में हो रहे हैं। अरुणाचल और सिक्किम में इन सभी चरणों के मुकाबले संसदीय क्षेत्र संख्या सबसे अधिक है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा, शाम के 6 बजे तक चलेगा। तो 18 लाख से अधिक मतदान अधिकारी इसमें लगे हुए हैं और 16.63 करोड़ से अधिक मतदाताओं का इसमें सहभागिता रहेगी जो इसमें मतदान करेंगे। इसके लिए 1.87 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं में 8.4 करोड़ पुरुष हैं और 8.23 महिलाएं हैं और 11,371 थर्ड जेंडर शामिल हैं। 35.67 लाख ऐसे वोटर हैं जो पहली बार अपने वोट डालने जाएंगे और 20 से 29 वर्ष के आयु के जो मतदाताओं की संख्या है वो 3.51 करोड़ है। चुनाव मैदान में कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 1,625 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 1491 पुरुष हैं और 134 महिलाएं हैं। महिलाओं का आंकड़ा काफी कम है। तो मतदान और सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए 41 हेलीकॉप्टर और 84 विशेष गाड़ी ट्रेनें और 1 लाख वाहन तैनात किए गए हैं। ये सब कुछ तैयारियां की गई हैं जिससे शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से मतदान हो सके। तो चुनावी उत्सव का कल शुभारंभ होने जा रहा है। शुरू करने जा रहे हैं अपने नई सरकार को चुनने का कार्यक्रम। 2 खास मेहमान इस पर पूरी चर्चा के लिए हमसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उनका आकलन क्या है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनिल गोयल हमसे बातचीत करेंगे, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पूरे चुनाव का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी। आप एक डॉक्टर भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। तो ये स्थिति है। और डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी 85 साल से उम्र के से अधिक के भी वोटर हैं, जिनकी संख्या लगभग 14.14 लाख के आसपास है और 13.89 लाख दिव्यांग वोटर हैं। तो हर तरह के वोटर्स को लिस्ट आउट किया गया है, कौन कौन वोट डालेंगे। सभी स्कूल्स, कॉलेजेस में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जगह जगह पर वहां पर मतदान होगा। कुछ लोगों ने अपने घर से ही वोट का इस्तेमाल किया है, उन्होंने वोट डाल दिए हैं। अपने स्थानीय थीम के साथ मॉडल के मतदान केंद्रों में स्थापित किए जा चुके हैं। अनिल गोयल
बीजेपी प्रवक्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अनिल गोयल साहब, कैसे देख रहे हैं 102 सीटों पर मतदान होना है और उत्तर प्रदेश जहां कहा जाता है 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा निगाहें उसी के ऊपर है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो मतदान होने जा रहा है ये एक तरीके से जयंत चौधरी की अग्नि परीक्षा है, उसका इम्तहान लेगी ये सीटें। अजय जी, सही मायनों में हम 102 सीट नहीं, सभी सीटों को महत्वपूर्ण मानते हैं। और आज जो 102 सीटों का चुनाव है उसमें मैक्सिमम सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि जनता ने मोदी जी का काम देखा है, जनता ने देश की प्रगति देखी है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश की तरक्की चाह रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए जनता को बहका रहे। एक तरफ वो पार्टी है जो संगठित होकर के एक सूत्र में चल रही है देश की सेवा के लिए। एक तरफ वो लोग हैं कि जिनके विचारधारा की आपस में नहीं मिल रही, एक दूसरे की विचारधारा के विपरीत विचारधारा के लोगों को इस तरफ सत्ता पाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। जनता देख रही है कि उनके पास ना कोई नीति है ना कोई नियम है, और एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हुए, एक दूसरे को जेल भेजते हुए, एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले आज सब एक साथ मिलकर के वोट मांग रहे हैं। जनता ये सब देख रही है, और उस जनता को देखने का परिणाम ये आ रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं, आप सड़क चलते आदमी से पूछेंगे भी कौन जीतेगा, तो अगर जीतेगा तो मोदी। यानी ये चुनाव जो है जनता लड़ रही है, जनता बनाम विपक्ष है। जनता ये देख रही है कि इस मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के अंदर जितने काम करे हैं और हर वर्ग के लिए काम करे हैं, हर वर्ग के लिए काम करे हैं, और बिना वोटों के लालच के काम करे हैं। अब उदाहरण के लिए 3 तलाक पर हमने जो पाबंदी लगाई है कि 3 तलाक देकर के औरतों को नहीं छोड़ा जाए, मुस्लिम महिलाओं को नहीं छोड़ा जा सकता, 3 तलाक नहीं दिए जा सकते। हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन उस रिस्क में हमने अपनी माताएं बहनें जो हैं, जो मुस्लिम माताएं बहनें हैं, उनका अत्याचार उनके पास हो रहा था, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मानते थे, यूज करो और इस्तेमाल कर दो, उसको फेंक दो, जिनको ये होता नहीं था कि अभी मेरी 3 तलाक के बाद में अब मेरी बीवी का बच्चों का क्या होगा, आज उन सबको एक कानूनी अमली जामा मिला है। और हमने वोट की राजनीति के लिए नहीं, हमने अपनी महिला शक्ति का सम्मान करने के लिए 50% महिला शक्ति, उसके सम्मान और रक्षा के लिए हमने कदम उठाने पड़े तो हमने उठाए। आज JNK जम्मू एंड कश्मीर के अंदर धारा 370 हटानी थी तो हमने हटाई है। हमने वोटों की चिंता नहीं करी, हम देश की चिंता कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। आज नक्सलवादियों को अगर हमने सबसे सफाया करा है तो हमने नक्सलवादियों का सफाया करके दिखाया कि नक्सलवादियों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आज आतंकवाद को पर जो हमने कंट्रोल करने का प्रयास करा है, आज आप देखेंगे कि पहले रोज पत्थर चलते थे, रोज कर्फ्यू लगते थे, रोज दंगे होते थे, आज ये सब इतिहास की बात हो गई। पहले नक्सलवादी की मंथली चलती थी, नक्सलवादी मंथली लेते थे, आज नक्सलवादी बिलों में घुस गए। और जनता ये देख रही है कि चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे आतंकवादी मामला हो, चाहे नक्सली मामला हो, चाहे माफियाओं का मामला हो, चाहे मतलब गुंडागर्दियों का मामला है, सबको कंट्रोल कर रहा है। और उसके साथ विदेश में भी, चाहे पाकिस्तान और चाहे चीन और कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज विश्व स्तर पर भी अगर देखा जाए तो भारत का जो मान सम्मान आज है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो ये जनता इन सबका आकलन करके भारी बहुमत से बीजेपी को कल वोट करने वाली बात है। और मैं एक बात और है कि उन्होंने जो आपके ईस्ट एरिया को विपक्ष वालों ने सिर्फ लूट नीति बनाई थी कि इष्टों की तरीके से लूटा जाए, और हमने एक्ट ईस्ट नीति बनाई है कि नॉर्थ ईस्ट का कैसे विकास कराए। हम विकास पर ध्यान दे रहे हैं, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे जाल का पोछी मामला हो, चाहे रक्षा का मामला हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे बॉर्डर तक सड़कें भेजनी हो, बॉर्डर तक सामग्री भेजनी हो, यातायात कैसे सुविधा, चाहे इसके अंदर ट्रेन चलाने का मामला हो, एक्सप्रेस सड़कें बनाने का मामला हो, हर चारों तरफ विकास करने की पॉलिसी पे हमने काम करा।
इसलिए जनता का विश्वास लेते हुए, जनता का साथ लेते हुए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कल जनता भरपूर हमको आशीर्वाद देगी और एक मौका हमें सेवा करने का और देगी। चलिए ठीक है, कल जनता का आशीर्वाद आपको कितना मिलता है ये कल से पता चलना शुरू होगा और एक आकलन हम जरूर करेंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी, यदि हम इस चुनाव को देखें, आपने पूरा चुनाव प्रचार देखा होगा, रोड शो देखे, रैलियां देखी, भाषणबाजी भी सुनी आपने अलग अलग क्षेत्रों से। स्टार प्रचारकों की बात कर लें, चाहे जो बड़े बड़े नाम हैं जिसमें जेपी नड्डा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, ये कुछ बड़े नाम हैं जो चर्चित नाम हैं। राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने अपनी किया। इधर से राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, या संजय सिंह हैं, अभी हाल ही में छूट कर आए, वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी हैं। तो अगर हम हिंदी बेल्ट में इस तरफ बात करें तो ये चुनाव जो है बेसिकली किस पे लड़ा जा रहा है? मतलब आपका जो एनालिसिस क्या कहता है कि विकास पे लड़ा जा रहा है, एक ही मुद्दा है, या फिर कुछ और मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ा जा रहा है और ये पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा सा अलग है? हमारा जो आकलन कहता है, जो हमारे रिपोर्टर्स का फीडबैक है कि इस बार चुनाव प्रचार में लोगों ने इंटरेस्ट कम लिया है। ये भी आया है, मध्य प्रदेश से हमारे पास खबर आई है कि लोगों ने उतना चुनाव प्रचार नहीं किया जितना पिछली बार के लोकसभा चुनाव में किया था। देखिए अजय जी, अगर माननीय मोदी जी गारंटी देंगे कि मुझे 400 के पार पहुंचाना है, तो फिर जो यहाँ वाले प्रत्याशी हैं वो क्यों मेहनत करेंगे, वो क्यों पैसा खर्च करेंगे, क्यों जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान करेंगे? एक तो ये बात आती है निकल के। दूसरी बात ये आती है कि अभी अनिल गोयल साहब ने जो महिला शक्ति वाली बात करी है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं जो यहाँ इस लोकल लेवल पे जितने भी स्कूल हैं महिलाओं के, उनमें घूमा हूँ जहाँ कहते हैं कि फ्री एजुकेशन मिली है, तो मैं उस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि बच्चियों को फ्री एजुकेशन नहीं मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए थी। अहिल्याबाई स्कीम है, उसके बारे में बच्चियों को या उनके पेरेंट्स को बताया नहीं जा रहा है, वो बताना चाहिए। ऊपर से सब फंड आ रहे हैं, बताया जा रहा है, लेकिन नीचे वाले लोग काम नहीं कर रहे हैं। सेम आज मैंने एक कार्ड के बारे में बताया है, वो एक हेल्थ कार्ड है। एक पर्टिकुलर जिले में उसका जो अभी बने हैं वो 5% है। इमेजिन करिए आप, 95% लोगों के हेल्थ आईडी बने नहीं है। तो ऊपर से आदेश आई है कि हेल्थ आईडी बनाइए। जो ये 370 वाली बात बताई गई है, ये JNK के लिए अच्छी बात है। नक्सलवाद खत्म हो रहा है, अच्छी बात है। आतंकवाद खत्म हो रहा है, अच्छी बात है। अब हम गुंडे पे आते हैं। जो ये बता रहे हैं अनिल जी कि गुंडों को खत्म किया है, तो इनके हिसाब से माफिया और गुंडे क्या हैं? क्या जो श्रीकांत जी थे वो गुंडे थे? एक छोटी सी पारिवारिक झगड़ा होता है एक सोसाइटी में, और उसमें एक बड़े सांसद भाजपा के बीच में जाके घुस जाते हैं और अपनी जो पुलिस है, उनकी कमिश्नर है, उसको गाली बकते हैं। तो क्या इस तरह की गुंडई खत्म करी है? या जो कल राजनगर में एक यहाँ गोली लगी है सरेआम गौर मॉल के पास, इस तरह की गुंडई खत्म करी है? एक तो ये सवाल था इनसे मेरा। जो बात विकास की है, विकास में काफी कुछ विकास हुआ है, मैं उस बात से सहमत हूँ। कुछ मेडिकल कॉलेज भी बने हैं, एम्स भी बने हैं, अच्छे अच्छे जो हाईवेज हैं वो बने हैं। पर मेन बात ये है कि हमारे यहाँ एक शहर में एक एयरपोर्ट होना इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं जो ये एक एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा के पास, वहां के अस्पताल में गया था। वहां ऑपरेशन थिएटर में मोबाइल से ऑपरेशन किया जा रहा था, जेवर में। इमेजिन करिए आप, जहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और वो शुरू करने की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो बात ये निकल के आती है कि जो बेसिक चीजें हैं, हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिले, हमें अच्छा पानी मिले पीने को,
हमें यहाँ साफ सुथरा कोई भी शहर होना चाहिए। ये जो इंदौर एक शहर है, वो इंदौर की तरह सारे शहर बनने चाहिए। तो स्मार्ट सिटी बनने थे, माननीय मोदी जी ने बोला था। उन 100 स्मार्ट सिटी में कितने स्मार्ट सिटी बने हैं उसका अभी मुझे जानकारी नहीं है, ना मैंने देखा है। तो ये जो चीजें हैं, जो बॉर्डर वाली बात कर रहे हैं अनिल गोयल साहब, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि वहाँ काफी सारा काम हुआ है। हाईवेज बने हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर बेस बने हैं, लेकिन जो जितना भी पहाड़ी एरिया है उसको हमने इतना खोखला कर दिया है कि वहाँ कभी भी बाढ़ आ जाती है, वहाँ कभी भी मकान गिर जाते हैं, वहाँ गांव के गांव खाली करने पड़ते हैं कई बार। तो ये जो चीजें हैं, हमें सारी चीजों को साथ लेके चलना है कि एनवायरनमेंट हमारा अच्छा रहे, क्योंकि एनवायरनमेंट के बिना तो जिंदगी नहीं है। ठीक है, हाईवे भी बने, विकास भी हो, नहीं ठीक है। लोकल मैं जो समझना चाहता हूँ, ऐसा हुआ है कोई बात तो हमें बताया जाए कि जो किसान है उनकी आय जो दुगनी हुई है वो कैसे हुई है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। तो स्मार्ट सिटी कौन कौन से हैं, एक दो का नाम मुझे बता दिया जाए। तो ये मेरा सिर्फ सवाल है, कटाक्ष नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी इलेक्शन के मैंने वीडियोस देखे हैं उनमें एक दूसरे के ऊपर, जो राहुल गांधी जी हैं मोदी जी के ऊपर कटाक्ष करेंगे, जो हमारे मोदी जी हैं किसी और के ऊपर करेंगे, वो उससे हमें विकास नहीं दिखता है। हमें अपने मुद्दे डिस्कस करने हैं कि मेरी पार्टी के ये मुद्दे हैं, ये मैं लेके आ रहा हूँ और ये करके दिखाऊंगा। ये सबको मैं, मतलब एक पार्टी को संदेश नहीं देना चाहता हूँ, मैं सबको देना चाहता हूँ। आजकल हमारे देश में एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा है और इंटरनेशनली हम फेम है इस बात में, लेकिन जब ये चीजें हमारे सामने आती हैं कि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे हैं लेकिन अपनी बात नहीं बता रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस ने बता दिया कि हम हर आदमी को 25 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। 140 करोड़ लोग हैं, 25 लाख रुपए वो लाएंगे कहां से, इतना पैसा ये नहीं बताया गया है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं जो अंधेरे में रखी जाती हैं किसी भी पार्टी के द्वारा, मैं ये मान के चलता हूं वो ठीक नहीं है। जी तो बीपी त्यागी, ठीक है, ये मुद्दे हैं, आपके सामने भी ये मुद्दे हैं कि ये इन पे भी डिस्कस होना चाहिए था। बीजेपी भी कहती है कि हाँ हमने इनके लिए काम किया है, अगर कुछ कमी रह गई है उसको हम दूर कर लेंगे। और जो उनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे मुद्दों की बात करें, राम मंदिर का मुद्दा है, उसमें वो बातचीत करते हैं कि हमने राम मंदिर बना के दिखाया, हमारे एजेंडे में था। या अब हम अगली बार हम यूसीसी के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं, उनका भी अपना मैनिफेस्टो है, वो कहता है जो उन्होंने किया है वो बता रहे हैं। हम जो सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जो एक अंडर करंट है, जो आम जनता है, देखिए यदि मैं जो सैंपल लें तो कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग जो आलोचना करेंगे, कुछ लोग न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन फिर भी जब वो मतदान केंद्र तक जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिसका चेहरा देखना चाहते हैं, जो कि पूरी दुनिया के सामने देश का नेतृत्व करे और देश को आगे लेके जाए और सुरक्षा की दृष्टि से भी एक ताकतवर नेता हो, तो उसमें जब हम लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, तब आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर लोग सबसे ज्यादा वोट डालेंगे? क्या सिर्फ देश के लिए पीएम का चेहरा इंपॉर्टेंट है, या फिर वो मुद्दे इंपॉर्टेंट है जो एक आम जनता चाहती है, जैसे आप कह रहे हैं, या फिर सिर्फ इतना काफी है कि हाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री इस व्यक्ति को होना चाहिए, उसके नाम पर वोट पड़ेगा, फिर चाहे प्रत्याशी कैसा भी हो? नहीं, देखिए मैं एक सेंटेंस में आपके जो सवाल है इसका जवाब देता हूँ। हम देश के पीएम के लिए वोट करने जा रहे हैं जी, लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं हैं, बात उसकी भी तो होनी चाहिए ना। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम एक ऐसे पीएम के लिए वोट करने जा रहे हैं जो हमारे देश को और आगे ले जाए और अच्छे एडवांसमेंट हो, सब ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपेक्षाएं होती हैं, अब ये बात जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं रही है। हिंदू को जातियों में बांट दिया गया है। आप देखिए कि यहाँ जितने भी राजपूत हैं वो आजकल भड़के हुए हैं,
जो त्यागी हैं वो भड़के हुए हैं, ब्राह्मण भटके हुए हैं। तो ये जो सब ये चीजें हो रही हैं, उसको कोई और कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन क्या हम सब मिल बैठ के ऐसा कुछ निष्कर्ष निकालें कि हम देश के लिए काम करें? यहाँ सब उल्टा चल रहा है। एनर्जी वेस्ट हो रही है। हर रोज वीडियोज में देखता हूँ, एक दूसरे को गाली बकना, गाली गलौज करना, एनर्जी वेस्ट करना, ये सब इलेक्शन से पहले मैंने मतलब जो और कंट्रीज के इलेक्शन में देखता हूँ वो एंटायरली डिफरेंट है। वहाँ डिबेट्स होती हैं, वहाँ एक दूसरा जो अपोजिशन वाला नेता है, एक दूसरा नेता डिबेट करता है, और जब डिबेट होती है वाह वाह होती है। लेकिन यहाँ आप देखिए, हम अपने आप को उस तरफ ले जा रहे हैं कि इंडिया अच्छा कंट्री बन रहा है, डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहा है, लेकिन इन चीजों से नहीं बनेगा। कुल मिलाकर यह है कि आपकी जो चिंताएं हैं वो अलग हैं कि ठीक है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि हमारी अपेक्षाएं भी हैं, तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा फिर? तो आप जो कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस को फायदा देख रहे हैं आप? चलिए, थोड़ा बहुत फायदा देख रहे हैं, कांग्रेस को फायदा मिलेगा थोड़ा सा। तो कहां फायदा देख रहे हैं? जैसे 5 सीटों पर मतदान है उत्तराखंड में, और 6 सीटों पर मतदान है आपका उत्तर प्रदेश में। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग है आपका जतिन प्रसाद का पीलीभीत से, और मुरादाबाद से सर्वेश सिंह। जी, अब वो देखिए, मैं जो अपनी ओर से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जो कैराना है वो इंडिया अलायंस को जा रहा है, इकरा हसन को। हाँ, ये मेरी प्रिडिक्शन है। और जो आपका सहारनपुर है जी, वो भी इंडिया अलायंस को जा सकता है, यानी कि इमरान मसूद जीतेंगे वहां से। जी, जो मुजफ्फरनगर है उसमें इंडिया अलायंस में और भाजपा में बड़ी फाइट है। संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि वहां पर जो राजपूत वाला जो कार्यक्रम शुरू हुआ है और जो ये त्यागी बिरादरी वाला जो हुआ है जी, जो आपस में ये जो जाति हुई है समीकरण, ये इस तरह का वहां बन रहा है। यहाँ गाजियाबाद में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 8 लाख का मार्जिन होगा ऑफिस के उद्घाटन के समय, ऐसा कुछ मार्जिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। चलिए, ठीक है, जो फीडबैक है, ठीक है। तो ये 3-4 सीटों का मैंने आपको बताया। अनिल गोयल साहब, जिस तरीके से बात कर रहे हैं डॉक्टर बृजपाल सिंह त्यागी, और वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम देश के पीएम को चुनने जा रहे हैं, लेकिन और भी हमारी अपेक्षाएं हैं, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए, और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है थोड़ा बहुत कांग्रेस को मिलता हुआ वो देख रहे हैं कि जो नाराजगी है थोड़ा बहुत उस तरफ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको जो है एक सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन बीजेपी बेनिफिट में है, इतनी जल्दी उसका वोट परसेंटेज या फिर सीटों की संख्या डाउन नहीं होगी। तो 400 के आसपास रहने की उम्मीद जैसी है वैसा रहेगा, या 370-362 के आसपास रहेगा पिछली बार की तरह ही? अजय जी, निश्चित तौर पर हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो इंडी गठबंधन है जी, ये ऊपरी तौर पर तो गठबंधन हुआ है, निचली तौर पर अभी इनके कार्यकर्ता भी एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हुए हैं। और वो जो जनता जो मानो कांग्रेस को वोट देती थी जी, लेकिन वो अखिलेश को नहीं देती थी, अब वहां पर अखिलेश यादव का कैंडिडेट खड़ा है, तो उन आम वोटर की कोई मजबूरी नहीं है। आम वोटर को अपनी इच्छा से वोट देता है। अब उसको आज तक तो समाजवादी गाली देता है, अब कैसे समाजवादी वोट दे देंगे? इसी तरीके से दिल्ली के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज तक केजरीवाल को गाली देता है, अब केजरीवाल कैंडिडेट कैसे वोट दे देगा? और केजरीवाल के आदमी कांग्रेस वाली को भ्रष्टाचारी कह के सत्ता में है, वो कैसे कांग्रेस के आदमी वोट दे देंगे? ये ऊपरी तौर पर गठबंधन हुआ है, निचले तौर पर अभी कार्यकर्ता भी एक साथ नहीं लगे हैं। आम जनता के वोटरों की सपोर्टरों की तो बहुत बड़ी बात। आज जो है जो विपक्षी गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनका वोटर भी भ्रमित है, इनका कार्यकर्ता भी भ्रमित है, और इसमें हो सकता है कि उनका वोटर वोट डालने ना निकले।
नहीं, ये हो सकता नहीं, ठीक है। आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूं गोयल साहब कि ये जो इंडिया गठबंधन के ये जो कार्यकर्ता हैं ये आपस में एकजुट नहीं हो पाए अभी तक। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में खींचतान दिखाई देती है, एक दूसरे का विरोध दिखाई देता है चुनाव कार्यालय के अंदर ही, और जब वो जमीन पर भी उतरते हैं तो अपनी अपनी टीम लेकर चल रहे होते हैं। जब आपस में ही इतने मतभेद हैं और मनभेद हैं तो वो क्या अपने प्रत्याशी के लिए ये सब कुछ करेंगे। ये और हर शहर से हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट है, ये चाहे वो बिजनौर से हो, नगीना से हो, मुरादाबाद से हो, रामपुर से हो, ये इधर उधर से हो, ये आ रही हैं रिपोर्टें कि गठबंधन के प्रत्याशियों की स्थिति ऐसी ही है और इसमें बहुत मुश्किलें हो रही हैं। जैसे कि अगर एज ए सैंपल हम बात करें गाजियाबाद से, डॉली शर्मा के चुनाव कार्यालय दिन में खाली पड़े हुए हैं। वहां पर जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे खींचतान चल रही है वहां पर भी। तो ये एक स्थिति वहां दिखाई दे रही है। और चुनाव के वक्त ही जो है महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, दूसरी टीम आ जाती है। अब यदि वो पूनम पंडित साथ में चुनाव प्रचार कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं पूनम पंडित को लेकर चुनाव जीत जाएंगी तो हमारी क्या जरूरत है, पूनम पंडित से चुनाव प्रचार करवा लो। ये इस तरह की बातें वहां खुल कर सामने आती हैं। तो ये आपकी बात सही है कि कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ फोटोबाजी की राजनीति हो रही है कि हाँ हम भी आए थे, बस इतना हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है कि हम दिखा सकें। तो जो एक अनुशासन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कार्यकर्ताओं में दिखाई देता है वो जो है इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में दिखाई नहीं देता, और इसी का फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा और इसलिए वो जीत कर आएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं जो समझ रहा हूं, जैसे कि अभी हम बात करें राजस्थान की बात करें गोयल साहब, तो जैसा सुनने में आ रहा है जो सर्वे है कि राजस्थान में तो आप क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं इस बार, और मध्य प्रदेश में सिर्फ नकुलनाथ की सीट फंस रही है आपकी अभी भी, उसमें छिंदवाड़ा की 29 में से 28। जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है जी, आप ये मानो कि जनता जब वोट डालने के लिए जाएगी तो जनता के दिमाग में होगा कि हमें प्रधानमंत्री किसको चुनना है, और जब वो प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे तो उनको मोदी तो कोई नहीं है। भाई किसी के पर्सनल स्वार्थ एक अलग बात है जी, लेकिन आम भारतीय नागरिक ने ये देखा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे जी, वो सब इन्होंने जनता ने देखे हैं, और उसके बाद में फिर जनता सीधी तरीके से उसको मोदी को वोट देने के अलावा उनको कोई सुधाई नहीं दे रहा। पूरा विकास उन्होंने देखा है। कांग्रेस ने देखा था मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और जो मंत्रिमंडल प्रस्ताव पास कर देता था जी, राहुल गांधी बाहर आकर फाड़ के फेंक देते। अब जनता ने ये अराजकता देखी है। अब जनता विश्वास करे तो किस पर करे। जनता आज पूछ रही है विपक्ष में कि तुम्हारा पीएम उम्मीदवार कौन है, तो सोनिया गांधी से पूछो तो राहुल गांधी, और दूसरे विपक्ष की तरफ सब कोई शरद पवार, कोई ममता बनर्जी को श्रेष्ठ बता रहा है, कोई अरविंद केजरीवाल जो जेल में बंद है उनको श्रेष्ठ बता रहे हैं। मतलब अभी तो वो जो जनता है ना, जनता चुनेगी तो एक पीएम, तो किसको पीएम चुने, तो उसको जब ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट हैं और दूसरी तरफ यही नहीं पता कि कौन हमारा पीएम का उम्मीदवार होगा, और जो भी उम्मीदवार है वो आज के अगर सर्वे देखा जाए तो प्रधानमंत्री के सामने कहीं भी नहीं टिकते। तो एक बात, दूसरी बात ये कहते हैं महिलाओं की बात। दिल्ली के अंदर बीजेपी ने 7 सीट में से 2 महिलाएं लड़ाई हैं जी, केजरीवाल की पार्टी ने 1 महिला नहीं लड़ाई, कांग्रेस ने 1 महिला नहीं लड़ाई। ये महिलाओं की बात करते हैं। हम महिलाओं के लिए बात ही नहीं करते, महिलाओं के लिए काम भी करते हैं। महिलाओं के हित में जो 50% वोटर महिलाएं हैं जी, उनके हित में अगर हमें कानून लाना पड़ा तो हम कानून को लेकर आए। अगर संगठन में उनको आरक्षण देना था तो हमने 33% अपने संगठन के अंदर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जी, सरकार के लिए हमने कानून लेकर आए। टिकट देने वाली बात है तो दिल्ली के अंदर भी हमने 33% टिकट महिला कैंडिडेटों को दे करके दिखाया। तो हमारी कथनी में और करनी में कोई फर्क नहीं है, इनका सिर्फ कहना ही कहना है, करना कुछ नहीं है। अभी ये कहते हैं कि जिसकी जितनी जाति उसका उतना हक जी,
तो क्या इन्होंने जितने जो टिकट दिए हैं उस जनगणना के आधार पर दिए? कहने करने में अंतर ये है कि इनका एक लो है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी जाति होगी उसकी उतनी सीट होनी चाहिए, उसको उतना अधिकार होना चाहिए। क्या उन्होंने उस सीट और अधिकार के अनुसार टिकट दिए? इसलिए इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। चलिए ठीक है, मैं ठीक है जी। मैं बस एक सवाल गोयल साहब से पूछना चाहूंगा, जहां ये सम्मान की बात आ रही है महिलाओं के, माननीय नीतीश कुमार जी ने सदन में, दोनों सदन में जो महिलाओं के लिए कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए थे और माननीय मोदी जी ने उसको खूब क्रिटिसाइज किया था अपनी सभाओं में। तो मैं उसी बात को इसलिए रोकना चाह रहा हूं कि जब हम एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं और फिर गले मिल जाते हैं तो वो बुरा लगता है। अब जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के ऊपर कटाक्ष किया, माननीय मोदी जी ने उसी को उनको बदनाम किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब दोनों गले मिल गए हैं। तो क्या इसमें जो महिलाएं हैं उनका सम्मान हुआ हमारी? किस तरह के शब्द सदन में, दोनों सदन में बोल दिए गए और फिर उसके बाद आप माफी मांगे, कुछ करें, गले मिले, वो अलग बात है, लेकिन सम्मान तो नहीं हुआ ना जी। इसके ऊपर गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? हाँ, मैं डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया विषय उठाया जी, लेकिन एक तो तरफ आप देखिए, नीतीश कुमार के ने अगर गलत बयान दिया है तो हमने उसका समर्थन नहीं करा, एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी छोड़कर खुद गए थे और खुद ही आज हमारे अंदर आकर के मिले हैं हमारी नीति के अनुसार। हमने अगर मानो सपोज करो कोई गलती करता है और उसको कह दिए तुम यहां पर गलत हो, और वो हमारे सहयोग करना चाहता है, हमारे सहयोग में आना चाहता है और हमारी नीति के अनुसार, तो हमने उनको अपने साथ लिया। हमने विपक्षी गठबंधन में कि सबने अपनी अपनी धांग रहे हैं, फिर गठबंधन में है, उस हिसाब से नहीं लिया। और एक बात और, डॉक्टर साहब गुंडई के विषय में कह रहे थे, हमारा गुंडई है कि जो लोग गुंडागर्दी करके रंगदारी वसूल करते हैं, जो लोग गुंडागर्दी करके क्षेत्र में आतंक फैलाते हैं, जो लोग पुलिस से मिलकर के भी अपने आप को बेताज बादशाह समझते हैं, आज उन सबको, यानी आम नागरिक अपने आप में सुरक्षित महसूस कर रहा है, आराम से निकल रहा है, आराम से जा रहा है। मैं इसमें दो राय नहीं कि एक दो इक्का दुक्का कोई घटना हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, लेकिन अगर हम पूरा इनऑल देखें, पिछली सरकारों को मुकाबले इस सरकार के अंदर आज देश की जनता अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही है। जहां पर हमारी स्टेट में भी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी गवर्नमेंट, अगर कहीं स्टेट गवर्नमेंट कहीं और है, अब जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, ममता बनर्जी को पहले ही पता है कि रामनवमी पर पथराव होगा, रामनवमी पे हमला होगा, रामनवमी पर हमला होगा, और उन्होंने रामनवमी पे हमला करा दिया। अब आप देखो, हिंदुस्तान के अंदर रामनवमी के जुलूस पर पथराव होना और वो पहले से ही पता होना, तो अगर वो एक अपवाद है, जहां जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो एक अपवाद है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि देश की जनता सुख चैन से पूरी तरीके से अपने जीवन का में व्यवहार करे, आराम से रहे, फले फूले आगे बढ़े। अभी ये विपक्षी दल कहते हैं कि ईडी जो है सारा हमारे ऊपर छापा मार रहा है, लेकिन अगर इन रिकॉर्ड देखा जाए तो 97% जो है, जो लोग फैक्ट्री वाले हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशे वाले हैं, सिर्फ 3% पॉलिटिशियन पर छापे मारे हैं। जो 3% पॉलिटिशियन करप्ट पाए गए हैं या जिन पर करप्ट की संभावना है, लेकिन शोर मचा दिया कि सारे विपक्षी दलों पर कर। तो आज सारी जांच एजेंसी स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, और जनता इस बात को देख रही है। तो निश्चित तौर पर कल हम पूरे भारी बहुमत से कल 102 सीटों पर हम जीतने वाले हैं। चलिए, खैर वो अच्छी बात है, 102 सीटों पर अब जीतने जा रहे हैं। तो जैसे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की 20 सीटों पर मतदान होगा कल गोयल साहब,
तमिलनाडु की 20 सीटों पर सबसे ज्यादा जो सीटें हैं तमिलनाडु से आ रही हैं। शायद तमिलनाडु में 39 सीटों पर है। नहीं, 20 सीटों का जिक्र आया है। एक मिनट, नहीं बिल्कुल 39 सीटें हैं जी, बिल्कुल 39 सीटें हैं। गोयल साहब, कल जो 39 सीटों पर चुनाव होगा तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा सीटें वहीं से हैं 39। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट के रूप में हम देखते हैं साउथ के अंदर। तो कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है आपको तमिलनाडु में? अजय जी, हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर विपक्ष का वोट बट रहा है और हमारा वोट एकजुट है जी, और निश्चित तौर पर इसका लाभ हमें मिलेगा और हम वहां पर भारी बहुमत से जीतेंगे। अब मैं एक एक सीट का आकलन तो मैं नहीं कर सकता जी, लेकिन इन ऑल पूरे तमिलनाडु के अंदर जो स्थिति है जी, वो स्थिति है कि विपक्ष बट रहा है और हमारा वोटर एक साथ है। विपक्ष का वोटर भ्रमित है, हमारा वोटर भ्रमित नहीं है। और वैसे तो हम हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों को अपना वोटर मानते हैं, लेकिन ये राजनीतिक चुनाव है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिवाइड करने की बात है। तो आप किसको कौन सी पार्टी आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है? द्रमुक लग रही है या अन्ना द्रमुक लग रही है तमिलनाडु में? अजय जी, हमें तो बीजेपी लग रही है। नहीं, ये तो आपको चैलेंज कर रही है। नहीं, ये दोनों आपस में बट रहे हैं ना जी, और हम अपने आप को मजबूती के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। चलिए ठीक है। तो वैसे डॉक्टर बीपी त्यागी, जैसे बात करें मिजोरम में भी और मणिपुर में भी चुनाव होना है। मणिपुर एक ऐसा सेंसिटिव स्टेट है जिसको लेकर बहुत विवाद रहा है और कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उठाया है। तो मणिपुर में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी है, त्रिपुरा में भी है। त्रिपुरा की एक सीट पर है, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर चुनाव होना है। तो ऐसे में अगर मणिपुर की हम बात करते हैं तो मणिपुर को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, जो ये हुआ है मणिपुर में जी, और ये बहुत वायरल भी हुआ है, इस पे लोगों ने कमेंट भी किया है कि माननीय मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए संसद में। ये जो सब चीजें आई हैं, इसका थोड़ा मोड़ा नेगेटिव इफेक्ट मणिपुर में पड़ेगा इस बार। जी, 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है मणिपुर में इस वक्त। कल जो है 2 सीटों पर मतदान होगा। गोयल साहब, लग रहा है कुछ नुकसान होगा मणिपुर में आपको? देखो, सही बात तो मैं बीपी सिंह, डॉक्टर त्यागी ने जो बीपी त्यागी ने कहा है, मैं इनके का विरोध नहीं कर सकता और इनका अपना आकलन होगा और किस हद तक ठीक भी होगा जी, लेकिन हमें उम्मीद है कि मणिपुर में अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो कहेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा नुकसान तो डॉक्टर बीपी त्यागी देख रहे हैं। मणिपुर के अंदर अंडमान निकोबार में 1 सीट पर है, बिहार में जो है 4 सीटों पर आपका है, जिसके अंदर औरंगाबाद, गया और नवादा और जमुई। तो ये जो जीतन राम मांझी की सीट है गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? गया की 4 सीटों को, आपके साथ तो अब जेडीयू शामिल है, तो फायदा होगा अब? निश्चित तौर पर। और आप एक बात देखेंगे कि नीतीश जी के बारे में एक बात तो पूरा हिंदुस्तान का हर राजनीतिक दल कहता है जी कि इनकी स्वच्छ छवि है, इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जिस चीज को सभी, चाहे हम भी अगर हमारे विपक्ष में रहे होंगे तो भी हमने बीजेपी ने भी उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा जी। जो स्वच्छ छवि का लाभ है और विकास भाजपा के नाम से जुड़ा हुआ है कि भाजपा ने जो विकास करा है और एक स्वच्छ छवि का नेता साथ में मिलता है, जनता में आज भी नीतीश जी की बात को सुना जाता है जी। तो मैं मानता हूं कि इसका पूरा फायदा बीजेपी को और जेडीयू को, जो नीतीश जी को मिलेगा। हम दोनों के गठबंधन को अधिक से अधिक सीट हम जीतेंगे। ठीक है। जैसे डॉक्टर बीपी त्यागी, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चुनाव होना है। जितेंद्र सिंह जो उधमपुर से जो लड़ रहे हैं चुनाव, जिनके सामने कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह हैं, बसपा से अमित कुमार हैं। 5 सीटों पर चुनाव होना है और कल 1 सीट पर मतदान होगा वहां पर। तो ये पहले भी जीत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो जितेंद्र जी हैं
वो स्ट्रॉन्ग कंटेंटर है, और जो जितना काम जम्मू कश्मीर में किया गया है वो जरूर भाजपा के फेवर में जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पार्टी अपने आप में कितना भी कहे, लेकिन 370 का हटाना और आतंकवाद का खत्म करना और वहां पर डेवलपमेंट करना, ये सब इनके फेवर में जाएगा। चलिए, नागालैंड से कोई भी आपने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है बीजेपी ने, और जिस हम बात करें लक्षद्वीप, वहां से भी कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं है। मिजोरम से आपका एक प्रत्याशी है, और सिक्किम में भी है, और असम की भी जो है 5 सीटों पर मतदान होना है। 5 सीटों पर मतदान होगा असम की। तो असम एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और पुरजोर कोशिश की 2014 से ही जैसे देखा जाए कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को किसी तरीके से दिल्ली से जोड़ा जाए, यानी कि जो उनको लगता था बोडो या नक्सलवाद की वजह से, उग्रवादियों की वजह से, कि हम दिल्ली से जुड़े हुए नहीं है, हमारा अलग से एक अलग कल्चर है, अलग अलग स्टेट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सक्सेस तो हासिल की है, उनको जोड़ा है उन्होंने दिल्ली से और बाकी देश से। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और हेमंत बिस्वा वहाँ से जो लड़ रहे हैं, तो ये कितना फायदा देखते हैं आप? और जो जिस तरह का सीए और एनआरसी को लेकर विवाद उठता है, या घुसपैठियों को लेकर बात होती है, यूसीसी को लेकर बात उठती है, तो सर इसका कुछ असर पड़ेगा यहाँ पर असम के अंदर? अजय जी मुझे बता। हाँ जी गोयल साहब। अजय, सही बात तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जितना विकास हुआ है जी, उतना विकास पिछले 60 साल में नहीं हुआ जितना विकास 10 साल में जी। और वो नॉर्थ ईस्ट की जनता देख रही है, और वो पूरी तरीके से विकास के साथ में। और हमने जो है, जिस टाइम सरकार हमारी बनी जी, तो नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता में लेकर के हमने वहां के पूरे विकास स्तर पे ध्यान दिया है जी। हमने उसको छोड़ा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए, या उसको जैसे हमारे विपक्षी दलों ने उसको लूट तंत्र बनाया था कि वहां से लूटो, पैसा खाओ और आ जाओ। वहां के संसाधनों का इस्तेमाल वहां की जनता को मिले जी, वहां का विकास हो, वहां के लोग दिल्ली से जुड़े, आवागमन प्रॉपर हो, इस सब पर हमने काम करा है, जिस काम को वहां के लोग देख रहे हैं। और हम ये कहेंगे भारी बहुमत से बोल हमें जिता। नजर हर अपराधी पर, नजर हर गुनाह पर, नजर उन पर भी जो अपराधियों को बचाते हैं।